हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस कंट्रोवर्सी के बारे में हो सकता है आपने ऑलरेडी सुना हो, पर अगर आप इस कंट्रोवर्सी को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो इस वीडियो के द्वारा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में हिंडनबर्ग, अदानी और सेबी के बारे में। उनके बीच में ये कंट्रोवर्सी काफी महीनों से चल रही है, तो आपको मे भी लगा होगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। स्पेशली अदानी के स्टॉक्स तो इतने स्काई रॉकेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब सब कुछ कंट्रोल में आ गया होगा। पर बात अभी ऐसी नहीं है। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कंट्रोवर्सी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क पे है। इनफैक्ट सेबी तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी वजह से कंट्री के फाइनेंशियल्स एंड स्टॉक मार्केट्स ऑपरेट करते हैं। और फिर अगर उसी के लीडर पे इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रिसेंटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने, जो कि एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है, सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच के ऊपर और उनके हस्बैंड के ऊपर नए एलिगेशंस लगाए हैं। ये एलिगेशंस बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। हिंडनबर्ग का रीसेंट क्लेम है कि बुच कपल के पास मॉरिशस और बर्म्यूडा में काफी बड़े स्टेक्स हैं। उनका कहना है कि विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के ब्रदर हैं, उन्होंने इन फंड्स का यूज किया है अदानी ग्रुप में अपनी पोजीशंस बढ़ाने के लिए। अब आप ये सोचो कि अगर ये एलिगेशन सही है तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर है। सेबी, जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट रेगुलेटर है, उन्हीं को अदानी ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और अब अगर सेबी का हेड ही इसमें इन्वॉल्व है तो इस इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। इस सिचुएशन ने सेबी की इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंस पे बहुत ही ज्यादा सवाल रेज किए हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रेगुलेटरी बॉडीज की क्रेडिबिलिटी मार्केट कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब आते हैं इम्पैक्ट की बात पर। टेक्निकली अदानी ग्रुप पे कोई नए एलिगेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तब भी मार्केट ने रिएक्ट किया। अब आप नंबर्स देखिए, अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.43 बिलियन से गिर गया। हाँ, बाद में फिर भी रिकवरी हुई, पर ये तब भी बहुत ही ज्यादा बड़ा डिक्लाइन है। ये हमें दिखाता है कि मार्केट अभी भी इस इशू को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि एनालिस्ट का दूसरा ही नजरिया है। उनका मानना है कि ओवरऑल मार्केट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब इंडिया की मार्केट काफी मैच्योर हो चुकी है। उनका कहना है कि अब एक रिपोर्ट की वजह से मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेगी। एनालिस्ट ने तो इनफैक्ट ये भी पॉइंट आउट किया है कि मार्केट में चाहे जो भी न्यूज हो, कंपनी के फंडामेंटल्स पे फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो मैटर ही नहीं करता, पर शॉर्ट टर्म में अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स पर काफी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मार्केट मैच्योरिटी काफी फर्क हो सकता है। पर हमें ये याद रखना है कि मार्केट सेंटिमेंट में और एक्चुअल मार्केट मूवमेंट में काफी फर्क हो सकता है। इसलिए हमें इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा और ये कैसे इवॉल्व होती है उसका भी। अब आते हैं हम पॉलिटिकल इशू में, क्योंकि ये अब सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अब एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ऑपोजिशन के लीडर्स, स्पेशली कांग्रेस के लोग, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी जी की अदानी एंड अंबानी से रिलेशनशिप है क्या। उनका तो मानना है कि सेबी की इंटेग्रिटी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है और उसके लिए एक बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पे इल्जाम लगाया है इंडिया के अगेंस्ट होने का और ये बोला है कि वो इकोनॉमिक केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी तो एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। अब इस मुद्दे पे दोनों ही पार्टीज बहुत ही सिवियरली लड़ सकती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, ये समझते हैं कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे जाते कैसे हैं। हम थोड़ी बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की। पहली बात, स्टॉक प्राइसेस फंडामेंटली डिफाइन होते हैं सप्लाई और डिमांड कर्व्स के इंटरसेक्शन पे। स्टॉक का सप्लाई तो जनरली स्टेबल रहता है, पर डिमांड काफी फ्लक्चुएट कर सकता है। अब हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स का गेम प्लान क्या होता है? वो डिमांड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल होता है इस डिमांड को कम करना ताकि स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर जाए। लेकिन याद रखिए, स्टॉक प्राइसेस सिर्फ फंडामेंटल्स पे डिपेंड नहीं करती। सेंटिमेंट, स्पेकुलेशन और मार्केट मैनिपुलेशन भी बहुत बड़े रोल्स प्ले करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी फंड
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का भी स्टॉक प्राइस एकदम से अनएक्सपेक्टेडली मूव करता है। इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही बुलिश है इंडिया के ग्रोथ सिनेरियो को लेकर। इंडिया में पहली बार इतनी ज्यादा स्टॉक मार्केट्स को लेकर इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि आज मार्केट में 23 लाख करोड़ पैसे SIP के रूट से आते हैं। अब मार्केट में इतना पैसा आ गया है और उसकी वजह से हम लोग ने इंडिया में बहुत ही शार्प रैली देखी है। काफी स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं प्राइसेस में। तो अब ये सवाल है कि हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब हम एक्सपर्ट का व्यूज थोड़ी डिटेल में समझते हैं। पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टर्स का कॉशन तो रहेगा ही रहेगा। जब मार्केट के प्राइसेस इतनी तेज बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। वो अपने पोजीशंस लाइट रख सकते हैं और काफी लोग तो कैश पोजीशंस बिल्ड कर लेते हैं ताकि वो वेट करें कि जब मार्केट्स गिरे तब वो मार्केट में फिर से एंटर करें। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोला है कि आप सिर्फ अर्निंग्स पे फोकस करो। उनका मानना है कि शेयर प्राइसेस हमेशा अर्निंग्स को ही फॉलो करते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इतनी डिमांड होने की वजह से मार्केट तो हो सकता है स्टेबल ही रहे, पर अदानी ग्रुप से रिलेटेड सारे ही सेक्टर्स पर थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। ये जो सेक्टर स्पेसिफिक इफेक्ट है मार्केट, इसका मतलब है मोर नुआंस्ड रिएक्शंस दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है शॉर्ट कवरिंग का। कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि हिंडनबर्ग जैसे लोग जो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशंस ले चुके हैं वो इवेंचुअली इन पोजीशंस को कवर करने के लिए मार्केट में फिर से आएंगे। ये मूवमेंट भी मार्केट को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये तो बहुत क्लियर है कि मार्केट के रिएक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करी जा सकती है, स्पेशली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एंड सारे रिलेटेड सेक्टर्स में। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट रहेगा हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि फंडामेंटल्स कैसे इफेक्ट हुए हैं। अब करते हैं हम थोड़ी फ्यूचर की बात, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर तो वही है जो फ्यूचर के बारे में सोचती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है। हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट पोजीशंस लिए हैं वो सितंबर टू नवंबर 2024 है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है। इसका मतलब क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ। हिंडनबर्ग को लगता है कि इस टाइम पीरियड में सितंबर टू नवंबर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इंडियन मार्केट में। या तो बहुत ही ज्यादा मार्केट टर्बुलेंस आएगी या सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। इस इंफॉर्मेशन से ये क्लियर होता है कि अभी ये इशू कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 के एंड तक इसका इफेक्ट दिखता ही रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, और ये बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फ्यूचर आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ और भी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। रेगुलेटरी स्क्रूटनी, सेबी पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करे अदानी ग्रुप पर। इस बढ़ती हुई स्क्रूटनी की वजह से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स पे बहुत इफेक्ट हो सकता है आगे भी चलकर। अगर ये कंट्रोवर्सी लॉन्ग टर्म चलती रही तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और इंडिया में जो रिटेल मार्केट है मोस्टली उसमें यंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो काफी इन चीजों से अफेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट्स की इन साइकिल्स को कभी देखा ही नहीं है और उनके लिए ये काफी शॉकिंग हो सकता है। और इस सब में एक इशू तो बहुत ही सेंट्रल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अगर आपने रिसेंटली स्टार्टअप न्यूज भी सुनी हो तो बायजूस में भी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे और वही अब हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट कंपनीज में भी। इसकी वजह से अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स अब डिमांड करेंगे और भी स्ट्रिक्ट मेजर्स के गवर्नेंस के लिए, ताकि जो कंपनीज रन हो रही है वो अच्छे से रन करती रहे। अब इंडिया का इक्विटी मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इस जैसी कंट्रोवर्सीज की वजह से ये मार्केट का रेजिलियंस टेस्ट होगा। क्या मार्केट लॉन्ग टर्म इस नेगेटिव सेंटिमेंट को अब्सॉर्ब कर पाएगा? इज वन क्वेश्चन येट टू बी आंसर्ड। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, आइए मैं आपके साथ अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करती हूँ। हिंडनबर्ग, अदानी और सेबी की कंट्रोवर्सी अभी जिंदा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स इशू है। मार्केट रिएक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है इस इशू में, जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं। मार्केट भी अब रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अब उतना ड्रास्टिकली नहीं जितना पहले किया था कुछ महीने पहले। ये ग्रोइंग इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी का साइन है।
जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल एंगल जो इस कंट्रोवर्सी में है वो इस इशू को और भी सिग्निफिकेंट बना रहा है। ये एक सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं रह गया है, अब ये पूरा नेशनल डिबेट बन चुका है। शॉर्ट टर्म में अदानी ग्रुप एंड उनसे रिलेटेड स्टॉक्स में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, स्पेशली सितंबर टू नवंबर 2024, जैसा कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन मे बी ओवरऑल इम्पैक्ट जो मार्केट पे होगा वो फिर भी कम ही होगा। और लास्टली लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी बहुत है। सेबी की इंटेग्रिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है इंडिया की कंपनीज के लिए। एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा फोकस करना चाहिए फंडामेंटल्स पर। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन जो होता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस से होता है। तो हर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप डेफिनेटली उसको अच्छे से रिसर्च करिए और उसकी डिलिजेंस करिए। क्या वो एक्चुअली वही करती है जो वो स्टेट करती हैं अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट्स में? क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत केसेस रहे हैं जब ये हमेशा सच नहीं होता। और मार्केट डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सप्लाई डिमांड को समझना, शॉर्ट सेलिंग और मार्केट सेंटिमेंट जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक शेयर प्राइस के मूवमेंट में। इन कंक्लूजन ये इशू काफी कॉम्प्लेक्स बट इवॉल्विंग है। इसका असर सिर्फ अदानी ग्रुप या सेबी पे नहीं, इसका असर पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे हो सकता है। एज एन इन्वेस्टर आपको अलर्ट रहना होगा, इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने होंगे। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे। उम्मीद करती हूँ कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।